क्या ही साला कप नंदे हो सकता है? हाँ यार, 100% हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की परफॉर्मेंस नई आरसीबी टीम की है वो कमाल की है। पहले तो इन्होंने केकेआर को केकेआर के घर में घुस के हराया, फिर उसके बाद सीएसके को हराया। सीएसके वही सीएसके जो बोलती थी भाई हमारा तो इनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं है, हमारे पास पांच आईपीएल ट्रॉफियां हैं तो हम इन्हें मजाक मजाक में हरा देते हैं, हमारा इनके साथ कोई मुकाबला नहीं है। उसी सीएसके को आरसीबी ने उनके घर में घुस के हराया। सारा क्राउड साइलेंट हो चुका था, सीएसके के जो फैंस वहां पे मौजूद थे वो सभी एकदम साइलेंट हो चुके थे। आरसीबी ने पूरे 18 सालों के बाद उनके घर में घुस के हराया। 2008 में आरसीबी ने सीएसके को चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में हराया था और उसके बाद पूरे 18 साल लग गए, नहीं हरा पा रही थी। और फिर उसके बाद 2025 आता है और 2025 में आरसीबी चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में जाके फिर से एक बार सीएसके को हराती है। और जो आरसीबी के मजे लेते थे उनको आरसीबी ने कहा भाई आप लोग मजे लेना बंद करो, ये 2-4 साल पहले वाली आरसीबी नहीं है कि ये हार जाएगी और देखती रहेगी। ये नई आरसीबी है, ये आपको बॉलिंग में भी कूटेगी और बैटिंग से भी पीटेगी और लास्ट में मैच को भी जीतेगी। और ऐसा आरसीबी ने 2 मैच में करके दिखाया। आरसीबी के जो आईपीएल के सबसे बड़े दुश्मन हैं केकेआर और सीएसके, उनको आरसीबी ने दोनों ही मैच में हराया और दोनों के घर में घुस के हराया। कमाल था, कमाल का मैच था सीएसके और आरसीबी का। आरसीबी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक गेम में पकड़ बनाए रखा और सीएसके स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक गेम में नहीं आ पाया। आरसीबी ने पहले बैटिंग करके सिर्फ 196 रनों का टारगेट सीएसके को दिया था। सीएसके जैसी टीम के लिए इतने बड़े स्कोर को चेस कर पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस बार के आईपीएल में सीएसके टीम कुछ खास नहीं दिख रही है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सीएसके ने एमआई से पहला मैच जीत कैसे लिया। एमआई में इतने दिग्गज खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सीएसके ने एमआई को पहला मैच हरा कैसे दिया, क्योंकि 2025 आईपीएल में सीएसके टीम, मुझे ही नहीं बल्कि आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा कि कुछ खास नहीं कर पा रही है, कुछ खास दिख नहीं रही है। कहने के लिए इसमें एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, रविचंद्रन अश्विन तमाम खिलाड़ी हैं, लेकिन ये सब सिर्फ कहने के लिए हैं। अगर ऋतुराज गायकवाड़ और रचिंद्र रविंद्रा नहीं चलते हैं तो सीएसके को लास्ट तक गेम में ले जाना किसी खिलाड़ी की बस की बात नहीं है। और ऐसा हमें आरसीबी के अगेंस्ट देखने को भी मिला। सीएसके के 2 विकेट स्टार्टिंग में गिर जाते हैं और उसी के बाद सीएसके गेम में आ ही नहीं पाता। दीपक हुड्डा बैटिंग करने आते हैं, 4 रन बनाते हैं, उसके बाद वो भी आउट हो जाते हैं। सैम करन आते हैं, सैम करन जैसे खिलाड़ी आपको लास्ट के गेम तक ले जाएंगे? मुझे नहीं लगता भाई, मुझे नहीं लगता कि रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा ये सब आपको लास्ट तक ले जाएंगे। अगर आपका विकेट जाता है, स्टार्टिंग के 2 विकेट जाने के बाद गेम में नहीं आ पाई सीएसके, शुरू से लेकर लास्ट तक 40 ओवर में मैंने देखा 40 के 40 ओवर में कहीं पर भी सीएसके गेम में नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ आरसीबी थी, आरसीबी की भी स्टार्टिंग कुछ खास नहीं थी। विराट कोहली के बल्ले से रन नहीं आ रहा था, स्टार्टिंग में वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन फिल शॉट दूसरी तरफ थे। और मुझे लगता है कि इस बार फिल शॉट आरसीबी के लिए एक वरदान की तरह है, क्योंकि जब पिछली साल केकेआर चैंपियन बनी थी तो उसके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ था, उस चैंपियन के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ था केकेआर को चैंपियन बनाने के पीछे। और इस बार ये आरसीबी की तरफ से खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आरसीबी इस बार चैंपियन बनेगी तो इसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ होगा। पिछले मैच में भी काफी अच्छी बैटिंग करके जाते हैं और इस मैच में भी 16 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट होते हैं, जिसमें 5 चौके होते हैं और 1 छक्का। 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं और काफी अच्छी बैटिंग करते हैं, जो कि जिस तरह की स्टार्टिंग आरसीबी को चाहिए थी उस तरह की स्टार्टिंग देकर जाते हैं। फिर उसके बाद रजत पाटीदार, देवदत्त पाटिकर 14 गेंदों में 27 रन बनाते हैं। काफी अच्छी बैटिंग देवदत्त पाटिकल भी करते हैं। पहले मैच में तो फ्लॉप हो गए थे, लेकिन इस मैच में काफी अच्छी बैटिंग करते हैं। फिर उसके बाद रजत पाटीदार आते हैं। रजत पाटीदार भाई जब कैप्टन बने थे तो मुझे लग रहा था कि भाई ये बंदा इतनी खतरनाक बैटिंग करता है, अगर ये कैप्टन बनता है तो कहीं कैप्टनसी के प्रेशर में इसकी फॉर्म खराब ना हो जाए। लेकिन इन्होंने पहले मैच में भी काफी अच्छी बैटिंग की थी, 16 गेंदों में 32 रन बनाया था और इस मैच में भी काफी अच्छी बैटिंग की, 32 गेंदों में 51 रन बनाते हैं। रजत पाटीदार की किस्मत भी इस मैच में काफी ज्यादा साथ देती है, क्योंकि वो 2 बार कैच होते होते बच जाते हैं। पहला मैच तो एकदम सीधा था जिसे दीपक हुड्डा ने छोड़ दिया था। दीपक हुड्डा भाई एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो पिछली बार लखनऊ की तरफ से खेल रहे थे, लेकिन पूरे सीजन में मैंने इनको नहीं देखा था कि इनके बल्ले से हाफ सेंचुरी तक आई हो। और इस बार ये सीएसके से खेल रहे हैं, जो कि पहले कैच छोड़ते हैं और बल्ले से रन भी नहीं बना पाते। आरसीबी में एक से एक बैट्समैन है जो लास्ट में भी आकर गेम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन सीएसके टीम में मुझे इस बार कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं दिखा जो लास्ट तक गेम को ले जा सके। लास्ट में आरसीबी में टिम डेविड आकर 1 ओवर में 3 छक्के लगाते हैं, काफी तगड़ी बैटिंग करते हैं। जो गेम 175 और 76 पे खत्म होने वाला था उसे टिम डेविड आकर 196 तक पहुंचा देते हैं। 8 गेंद खेलते हैं, 22 रन बनाते हैं, 3 छक्के 1 चौके लगाकर। आरसीबी टीम इस बार बॉलिंग लाइनअप से लेकर बैटिंग लाइनअप तक दोनों में ही फिट है। कुछ समय पहले आरसीबी टीम बैटिंग से तो अच्छा करती थी, लेकिन बॉलिंग में आकर वो चौक खा जाती थी। आरसीबी टीम कुछ समय से अपने बॉलिंग लाइनअप से काफी ज्यादा अपसेट चल रही थी,
लेकिन इस बार आरसीबी की बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों ही चैंपियन बनने के लायक है, जिसमें भुवनेश्वर कुमार, जोस हेजलवुड, यश दयाल एंड कुणाल पांड्या एक से एक बॉलर हैं जो गेम चेंज करने की क्षमता रखते हैं, जैसा कि हमें इस मैच में देखने को भी मिला। जोस हेजलवुड स्टार्टिंग के 2 विकेट लेते हैं, यहां से सीएसके टीम पूरी तरीके से प्रेशर में आ जाती है। फिर उसके बाद दीपक हुड्डा को भुवनेश्वर कुमार आउट करते हैं, इसके बाद और भी प्रेशर में सीएसके टीम आ जाती है एंड इसके बाद 2 विकेट और थे जिसे आउट करना काफी जरूरी था। सीएसके के लिए वो 2 विकेट काफी इंपॉर्टेंट थे। 13वें ओवर में एस दयाल आते हैं और दोनों को आउट कर देते हैं। रचिन रविंद्रा को और शिवम दुबे को दोनों आउट हो जाते हैं 13वें ओवर में। एस दयाल काफी तगड़ी बॉलिंग करते हैं, जिसके चलते जो थोड़ा बहुत चांस था सीएसके के जीतने के लिए वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। फिर लास्ट में जाकर एमएस धोनी आते हैं। 9वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए एमएस धोनी आते हैं। जब पूरी तरीके से सीएसके के हाथ से मैच निकल चुका था, तब एमएस धोनी बैटिंग करने के लिए आते हैं और फिर उसके बाद आते हैं जो इसमें 2 छक्के मारते हैं, 3 चौके मारते हैं। भाई क्या फायदा इन छक्के और चौकों का, क्या फायदा? जब मैच जीतने का थोड़ा सा चांस था तब आप बैटिंग करने के लिए नहीं आए, और जब मैच पूरी तरीके से हाथ से निकल चुका था तब एमएस धोनी बैटिंग करने के लिए आते हैं, जहां से पूरी तरीके से चांस खत्म हो चुका था कि यहां से अब सीएसके नहीं जीत सकती, जिसकी वजह से सीएसके टीम 146 रन ही बना पाती है और मैच हार जाती है। 18 सालों के बाद आरसीबी चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में जाकर सीएसके को हराती है। काफी तगड़ा मूवमेंट था आरसीबी फैंस के लिए। सीएसके टीम पिछली साल से ही सोच रही थी कि कब आरसीबी हमारे सामने आएगी और हम उसे हराएंगे, लेकिन ये जो मामला था पूरा उल्टा पुल्टा हो गया। आरसीबी चेन्नई पहुंचती है और सीएसके को ही हरा देती है। सीएसके पिछली साल जब हारा था तो वहां से सीएसके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि कब अब आरसीबी और सीएसके का मैच होगा। जब 2025 में आरसीबी और सीएसके का होता है तो फिर से सीएसके हार जाती है, आरसीबी फिर से उन्हें हरा देती है। पिछली साल आरसीबी ने सीएसके को हराया था, जो कि एमएस धोनी का प्लेऑफ खेलने का जो चांस था थोड़ा बहुत वो खत्म हो गया था और आरसीबी प्लेऑफ में पहुंच गई थी। लेकिन फिर उसके बाद सीएसके वालों ने सोचा चलो भाई इस बार आपका टाइम था, अगली बार हमारा होगा, और जब वो टाइम आता है तो फिर से एक बार सीएसके आरसीबी से हार जाती है। एंड ये बहुत बड़ा मूवमेंट था क्योंकि ये 18 सालों के बाद हो रहा था। 18 सालों के बाद आरसीबी चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में पहुंचकर सीएसके को हराती है। काफी तगड़ा मूवमेंट था आरसीबी फैंस के लिए। खैर कल का मैच एमआई और जीटी के बीच में होने वाला है, तो आप लोग कमेंट में बताना कि किस टीम का विन होगा और किस टीम का लन होगा, कमेंट बताना। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूं, मिलता हूं किसी नए वीडियो और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।